Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. Welcome to the third lecture of this series. हमने जो है ना प्रीवियसली कल लेक्चर डिस्कस किया था अबाउट वेलोसिटीज, एवरेज वेलोसिटी, उसके केसेस, फिर हमने उसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को डिस्कस किया था। आज जो लेक्चर हम डिस्कस करने वाले हैं वो हमारे पास है एक्सेलरेशन। इसका टोटली कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे एक ही इसी लेक्चर के अंदर। लेकिन एक्सेलरेशन डिस्कस करने से पहले आई वांट टू शेयर द MCQs रिगार्डिंग द प्रीवियस टॉपिक। दो MCQs थे जो सेट टू NTS के दो MCQs थे, उनको डिस्कस करें। उसके बाद जो है हम मजीद फिर आगे अपने टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो चलें MCQs डिस्कस कर लेते हैं। ये पहला MCQ सेट टू NTS 2014 में आया था। इसमें कहता है कि पार्टिकल मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस। कोई भी एक पार्टिकल है जो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसकी कोई ना कोई एक पोजीशन होगी, तो वो पोजीशन का फंक्शन हमें दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ टाइम के टर्म्स में। तो हमें क्या पूछ रहा है, हमें पूछ रहा है आपने उसकी एवरेज वेलोसिटी बतानी है जब टाइम 0 सेकंड्स हो और जब टाइम क्या हो 3 सेकंड्स। तो चलें इसी पोजीशन को हम डिटरमाइन कर लेते हैं पहले 0 सेकंड्स के टर्म्स में। तो यहाँ पर 2 और t की जगह पर मैं 0 रखूंगा। देखें ये 2t स्क्वायर है प्लस 3t है, तो t की जगह पर 0 पुट कर देंगे, ये -1 हो जाएगा। तो x का आंसर क्या आएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0, इट बिकम्स -1 मीटर्स। तो यहाँ पर x का आंसर हमें क्या मिला, -1 मीटर। उसके बाद चले हम मूव करते हैं इसकी नेक्स्ट डेटा पर। उसमें कहता है कि जब टाइम 3 सेकंड हो तब आपके पास डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन क्या होगा। तो x बराबर आ जाएगा 2t की जगह पर 3 रख के उसका स्क्वायर कर देना है आपने, प्लस 3 रख के उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि 3t है, फिर -1 कर देंगे। तो उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास आंसर अब क्या आने वाला है, x इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 9 मल्टीप्लाई बाय 2 बिकम्स 18, प्लस 3 टाइम 3 इज 9 -1। तो x का आंसर क्या आएगा, 18 प्लस 9 बिकम 27, -1 बिकम्स 26 मीटर्स। तो यहाँ पर x का आंसर हमें 26 मीटर्स मिला। अब हमें चाहिए वेलोसिटी या एवरेज, जो भी आप कहें। अब एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, या वेलोसिटी को हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना चेंज हो रहा है, आप इसको x1 कंसीडर कर लें, इसको x2 कंसीडर कर लें। तो मैं लिख सकता हूँ इट इज x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। अब x2 की वैल्यू हमने कितनी निकाली 26 माइनस, और x1 की वैल्यू कितनी निकाली -1 डिवाइडेड बाय t2 जो फाइनल टाइम था वो था 3, इनिशियल टाइम कितना था 0। तो 26 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 3। तो ये हो जाएगा 27, 26 नहीं बल्कि 27 डिवाइडेड बाय 3। तो इसका आंसर क्या आएगा, 9 मीटर पर सेकेंड। तो इट्स करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन, विच इज 9.0 मीटर पर सेकेंड। सबसे पहले आपने क्या करना है, टाइम की वैल्यू 0 पुट कर देनी है इनिशियल टाइम के लिए। उसके बाद टाइम की वैल्यू हम 3 पुट करेंगे फाइनल टाइम के लिए। तो वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन आप कह लें। तो x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। देखिए मैंने कल भी बताया था कि अगर हम जब वेलोसिटी पढ़ते हैं तो उसको आप भले चाहें तो एवरेज वेलोसिटी कह सकते हैं, या एवरेज वेलोसिटी को आप वेलोसिटी कह सकते हैं। तो ये दो कॉन्सेप्ट आपने याद करने हैं इन चीजों में। चलें, आई होप बड़ा इजी सा था, इतना डिफिकल्ट नहीं है। तो चलें हम आगे की तरफ चलते हैं। अब आगे की तरफ मैंने एक और MCQs भी बनाया है। हाँ ये MCQs, इसमें भी हमें क्या करना है, एवरेज स्पीड डिटरमाइन करनी है। और ये MCQs भी देखते हैं कि ये MCQs हम किस तरीके के साथ इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि एक बॉल को हमने थ्रो किया वर्टिकली अपवर्ड ऊपर, 8 इनिशियली स्पीड ऑफ 19.6 मीटर पर सेकंड। पहले हमने जिसको थ्रो किया वो 19.6 मीटर पर सेकंड के साथ थ्रो किया। फॉर इट्स कंप्लीट राउंड ट्रिप अप एंड डाउन बैक टू स्टार्टिंग पॉइंट कैलकुलेट इट्स एवरेज स्पीड। बाई एवरेज स्पीड चाहिए, एवरेज वेलोसिटी नहीं चाहिए। तो हम डायरेक्शन को कंसीडर नहीं करेंगे। पहले स्पीड कितनी से भेजा था हमने 19.6, और जब वो मैक्सिमम हाइट पर पहुंचे तो कितनी हो जाएगी 0, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पर स्पीड 0 होती है। रिमेंबर दिस वन, मैं किसी भी बॉल को अगर फेंकूंगा किसी भी ग्राउंड वाली पॉइंट से, और अगर वो ऊपर की पॉइंट पर रुक जाए, मतलब ऊपर की पॉइंट तक पहुंच जाए हाईएस्ट पॉइंट पर, तो उसकी वेलोसिटी हो जाती है 0। एंड डिवाइड करेंगे किसके साथ, 2, क्योंकि यहाँ पर दो वेलोसिटीज है। देखें मैं वापस आने वाली वेलोसिटी काउंट नहीं कर रहा, क्यों, क्योंकि मुझसे एवरेज स्पीड पूछ रहा है, एवरेज वेलोसिटी नहीं पूछ रहा। तो वापस आने वाले आप कहेंगे सर 19.6 से वापस भी आने वाला है, तो मैं प्लस 19.6 पुट नहीं कर सकता। उसका रीजन मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पर पुट कर दे 19.6 डिवाइडेड बाय 2, तो इसका आंसर आएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। भाई हमें स्पीड चाहिए, हमें वेलोसिटी नहीं चाहिए, तो मैं हम ये डायरेक्शन की बुनियाद पर कंसीडर नहीं करेंगे इसको।
तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि इस एमसीक्यूज को कैसे, बड़े सिंपल से एमसीक्यूज हैं, आपने सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना है, कॉन्सेप्ट को समझना है, और ये फिजिक्स के एमसीक्यूज वैसे भी कॉन्सेप्चुअल ही होते हैं। चलें आगे की तरफ देख लेते हैं कि कोई एमसीक्यूज है या हम टॉपिक की तरफ मूव करें। चलें, कोई एमसीक्यूज नहीं, हमें टॉपिक की तरफ मूव करना है, और थर्ड लेक्चर हमारे पास है एक्सेलरेशन का। ठीक है, इसको बड़े अच्छे तरीके के साथ पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट हो, कोई इशू हो तो यू मे आस्क। चलें डियर व्यूवर्स, हम डिस्कस कर लेते हैं एक्सेलरेशन कि हमारे पास एक्सेलरेशन क्या है। तो एक्सेलरेशन की सबसे पहले डेफिनेशन पर आते हैं। तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या होती है? द रेट। भाई कल हमने इस रेट वर्ड को बड़ा सिंपलीफाई किया था बहुत ज्यादा, और रेट वर्ड की मैंने आपको करेस्पॉन्डिंग मीनिंग बता दी थी कि रेट वर्ड की मीनिंग क्या होती है? ग्रेट वन, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो हम क्या करेंगे? टाइम के हिसाब से चेंज ऑफ वेलोसिटी डिटरमाइन करेंगे। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, या चेंज इन वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो एक ही बात है। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन कहते हैं। मैथमेटिकली इसको कैसे लिखेंगे? देखें, एक्सेलरेशन, उसके ऊपर मैंने एरो दिया है, तो एरो का क्या मतलब है? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और ये किसके बराबर हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा डेल्टा वी। ये जो वर्ड डेल्टा है, ये किसको शो करता है? चेंज को। तो ये मैं इसके ऊपर एरो दे दूंगा, क्योंकि ये वेलोसिटी है, ये स्पीड नहीं है। तो डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब नीचे आप डेल्टा टी दे दें या नहीं भी दें, तब भी एक ही बात है। ठीक है, अब ये डेल्टा के थोड़े करस्पॉन्डिंग टर्म्स में यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखें, मैं कह रहा हूँ कि एक कार जा रही है जिसकी कोई ना कोई इनिशियल स्पीड है, इनिशियल स्पीड वी आई है। आफ्टर सम टाइम उसकी स्पीड या वेलोसिटी चेंज हो रही है, और वो कितनी हो रही है? वो हो रही है वी एफ के बराबर। तो अगर मुझे चेंज चाहिए, तो चेंज कितना आया इसमें? इसमें चेंज आया फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल में से पहले वाली माइनस कर देंगे तो हमें इसकी चेंज मिल जाएगी। तो यहाँ पर डेल्टा की जगह पर हमने यहाँ पर क्या यूज किया है? वी एफ माइनस वी आई। वी एफ का मतलब है फाइनल वेलोसिटी, वी आई का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, तो ये फार्मूला को हमने थोड़ा सा जो है ना एक्सपेंड करके रखा। अब वेलोसिटी का यूनिट हमने कल पढ़ा था, वो क्या था? मीटर पर सेकंड। और डिनोमिनेटर में ये टाइम है, तो टाइम की जगह पर भी हम सेकंड लिखेंगे। ऊपर सेकंड के साथ क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, नीचे वाला सेकंड जाके, तो ये बन जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, या तो हम इसको मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि ये पावर जब ऊपर जाएगा तो माइनस का बन जाएगा। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर कहें या मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर कहें, एक ही बात है। अब एक बात याद रखिएगा कि ये जो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है या मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर है, ये एक और यूनिट के भी बराबर है। और वो कौन सा यूनिट है? वो है न्यूटन केजी इनवर्स। अब ये यूनिट कहां से आता है? थोड़ा सा सब्र कर लें, ये भी मैं एक्सप्लेन कर लेता हूं यहाँ पर। लेकिन ये एमसीक्यूज है, ये ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि भाई मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है वो किस यूनिट के साथ रिसेम्बलेंस रखता है? तो वो न्यूटन पर केजी है या न्यूटन केजी इनवर्स है। चलें आगे की तरफ मूव करते हैं। कहता है एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वो तो मैंने आपको एरो देके बता दिया कि भाई एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है। अब एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कौन सा होगा? आप में से काफी बच्चे सोचते होंगे कि एक्सेलरेशन का वही डायरेक्शन है जो वेलोसिटी का है। जैसे हमने ये पढ़ा था कि भाई वेलोसिटी का वो डायरेक्शन है जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पर एक्सेलरेशन का वो डायरेक्शन होगा जो डेल्टा वी का डायरेक्शन होगा, वी का नहीं। समझ आ रहा है? मतलब वेलोसिटी का डायरेक्शन नहीं, बल्कि जो चेंज ऑफ वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा, एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है वो यही होने वाला है। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन के फार्मूला में वेलोसिटी नहीं पुट कर सकते, हम वेलोसिटी की चेंज पुट कर सकते हैं। तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वही है जो डेल्टा वी का होगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद कीजिएगा, क्योंकि आगे चल के मैं बहुत सारी आपकी मिसकॉन्सेप्शंस दूर करूंगा इस एक्सेलरेशन को लेकर। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स के ऊपर कि नेक्स्ट पॉइंट पर हमारे पास क्या एक्सप्लेन किया हुआ है। हाँ, ये बड़ी 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको थोड़ा सा इवेल्युएट कर देता हूं मैं। इसमें कहता है कि अगर फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से ज्यादा हो जाए, तो चेंज ऑफ वेलोसिटी आपको क्या मिलेगी? पॉजिटिव मिलेगी। और एक्सेलरेशन भी आपको क्या मिलेगी? पॉजिटिव मिलेगी। जैसे देखें, मैं आपको कहूं कि एक कार है जिसकी फाइनल स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, है ना? कोई गाड़ी है ना? आप कार तो नहीं कर सकते, कार की स्पीड तो नहीं है, कार की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, और उसकी इनिशियल स्पीड को हम कर लेते हैं 5 मीटर पर सेकेंड। अब इस केस में क्या है कि वी एफ इज ग्रेटर देन वी आई, बाद वाली स्पीड पहले वाली से ज्यादा है। तो अगर मैं आपसे डेल्टा वी पूछूं, तो डेल्टा वी का फार्मूला क्या पढ़ा हमने? फाइनल माइनस इनिशियल। तो 10 में से 5 माइनस करेंगे तो प्लस का 5 आंसर आएगा, यानी डेल्टा वी पॉजिटिव आएगा। अगर डेल्टा वी पॉजिटिव आया तो एक्सेलरेशन भी क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। जब दोनों पॉजिटिव आ जाए तो इसका क्या मतलब है? एक्सेलरेशन इज पैरेलल टू वी, है ना? मतलब जो वेलोसिटी का डायरेक्शन वही एक्सेलरेशन का डायरेक्शन। यानी कि अगर वो कार जो है वो इस डायरेक्शन में जा रही है, तो उसकी एक्सेलरेशन भी इसी सेम डायरेक्शन में बनेगी।
तो जो वेलोसिटी को डायरेक्शन होगा वही एक्सेलरेशन को डायरेक्शन होगा। इसके लिए लाजमी क्या है, इसके लिए लाजमी है कि फाइनल वेलोसिटी मस्ट बी ग्रेटर देन इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं सेकंड पॉइंट पर। सेकंड पॉइंट में कहता है कि अगर फाइनल वाली पहले वाली से कम हो जाए, इफ फाइनल वेलोसिटी इज लेस देन इनिशियल वेलोसिटी, तो डेल्टा वी आपको नेगेटिव मिलेगी, तो एक्सेलरेशन भी क्या मिलेगी आपको, नेगेटिव मिलेगी। चलें अब इसको थोड़ा सा मैं इवैल्यूएट कर देता हूं कि अब यहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट क्या है दर हकीकत। ये सेकंड पॉइंट अब मैं एक्सप्लेन करूंगा, तो पहले वाली को मैं रेज कर देता हूँ, सेकंड पॉइंट पर आते हैं। सेकंड पॉइंट में कहता है कि अगर मेरे पास फाइनल वेलोसिटी लेट सपोज 10 मीटर पर सेकंड है और उस कार की जो इनिशियल स्पीड है या इनिशियल वेलोसिटी है वो है 20 मीटर पर सेकंड, तो अगर मैं आपसे डेल्टा वी पूछूं तो डेल्टा वी किसके बराबर किया था हमने, वी एफ माइनस वी आई। ठीक है, वी एफ कितनी है 10 और वी आई कितनी है -20 तो बीच में माइनस दे देंगे, तो 10 माइनस 20 आंसर कितना आएगा, -10 मीटर पर सेकंड। यानी डेल्टा वी का आंसर क्या आया, नेगेटिव आया। अगर डेल्टा वी नेगेटिव आएगा तो एक्सेलरेशन भी नेगेटिव बनेगी। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि एक्सेलरेशन इज एंटी पैरेलल टू वेलोसिटी। जो एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी के क्या बनेगी, एंटी पैरेलल बनेगी। अब बात यह है कि एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी के एंटी पैरेलल इस केस में कैसे बनेगी। तो चले मैं यहाँ पर इसको जो है वो मजीद एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, अब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक कार है जिसकी कोई ना कोई इनिशियल स्पीड है, जिसकी कोई ना कोई इनिशियल रफ्तार है वी आई, और वो इस डायरेक्शन में जा रही है। आफ्टर सम टाइम उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है वी एफ। लेकिन कैसे चेंज हो रही है कि भाई जो बाद वाली वेलोसिटी है वो पहले वाली से क्या हो गई, कम हो गई, है ना, वी एफ इज लेस देन वी आई। तो अब हमारे पास जो डेल्टा वी का आंसर हमने निकाला था वो क्या निकाला था, नेगेटिव निकाला था, तो एक्सेलरेशन भी क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। यानी कार इसी तरफ जाएगी, ठीक है, लेकिन एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो ये एक्सेलरेशन का डायरेक्शन, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन, और दोनों एक दूसरे के क्या बन जाएंगे, एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल का क्या मतलब है, अपोजिट इन डायरेक्शन। तो ये सेकंड केस आपने यहाँ पर याद करना है। चलें अब हम मजीद इसको आगे की तरफ लेके जाते हैं। आगे की तरफ यहाँ पर थर्ड पॉइंट है, बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, उसमें कहता है कि इफ बॉडी मूव्स इन सर्कुलर पाथ, अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में जाए तो जो एक्सेलरेशन होती है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये तीसरा कॉन्सेप्ट याद कीजिएगा। अब इसका क्या मतलब है, इसको भी मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखें बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है डियर व्यूअर्स। देखें हमारे पास जो कोई भी सर्कुलर पाथ होगा, ठीक है, मैं यहाँ पर सर्किल बनाने की कोशिश करता हूँ। चलें ये बन गया सर्किल, लेकिन लेट मी क्लियर दिस वन, इसको हम थोड़ा सा इस साइड कर लेते हैं। ये रहा हमारे पास सर्किल, सो आई हैव टू क्लियर दिस वन, इसको क्लियर कर देते हैं। ये रहा सर्किल, हाँ चलें ये सर्किल है। भाई जो सर्किल होता है ना वो एक कर्व सरफेस है। ठीक है, अब कर्व सरफेस की किसी भी पॉइंट पर मुझे वेलोसिटी का डायरेक्शन चाहिए। मैं कहता हूं कि मुझे इस पॉइंट पर वेलोसिटी का डायरेक्शन चाहिए, इस पॉइंट पर चाहिए, फिर इस पॉइंट पर जा रही है। तो मैं कह रहा हूं कि भाई जो पार्टिकल है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन ये होगा। ये मैंने पहले भी बताया था कि कर्व पाथ पर अगर आपको कहीं पर भी डायरेक्शन चाहिए ना, तो आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। टेंजेंट टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो सर्किल की किसी भी पॉइंट को, सर्किल नहीं बल्कि कर्व की किसी भी पॉइंट को टच करके बाहर निकल जाए। इसी तरीके के साथ यहाँ से भी एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे, इसी तरीके के साथ यहाँ से भी एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये जो टेंजेंट लाइंस में बना रहा हूँ ना, ये दर हकीकत क्या है, ये वेलोसिटी है। और जो सर्किल में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है उस एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल। अब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के दरमियान में कितनी एंगल बनेगी, 90 के एंगल बने, तो इसका क्या मतलब हुआ, दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। तो जब कोई भी पार्टिकल सर्किल पाथ में घूमता है ना, तो एक्सेलरेशन मस्ट बी परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। जो एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी के क्या बनेगी, परपेंडिकुलर बनेगी। आई होप कि आपको ये थर्ड पॉइंट समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब एक्सेलरेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर डिपेंड करती है, तो ये तो हमने समझ लिया। अब सवाल ये है कि वेलोसिटी को चेंज कौन सी चीज करेगी, है ना, वेलोसिटी को चेंज करेगी नेट फोर्स। तो एक्सेलरेशन का सेम डायरेक्शन होगा जो किसका होना चाहिए, नेट फोर्स का होना चाहिए। तो ये भी पॉइंट याद कीजिएगा, ये मैं आपको लॉज ऑफ मोशन में पढ़ाऊंगा कि भाई जो नेट फोर्स का डायरेक्शन होता है वही एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होता है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है कि जो नेट फोर्स बॉडी पर लगेगा वो किसके बराबर होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। और अगर आपको एक्सेलरेशन चाहिए तो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगी एफ नेट डिवाइडेड बाय मास। ठीक है, तो जो नेट फोर्स का डायरेक्शन वही एक्सेलरेशन का डायरेक्शन। तो हम एक्सेलरेशन को इस तरीके के साथ भी जो है ना वो फाइंड कर सकते हैं। चलें इस पर एक एमसीक्यू ज़हन में आ रहा है, तो उस एमसीक्यूज को मैं व्हाइट बोर्ड की स्क्रीन पर शेयर कर देता हूं। देखें
हमें कहा गया कि भाई आपके पास कोई भी एक बॉडी है ना, ये हमारे पास एक बॉडी है जिसका कोई ना कोई गिवन मास है, और इसका मास जो है लेट सपोज हम 1 kg कंसीडर कर रहे हैं। इस बॉडी के ऊपर दो फोर्सेस लगे हैं, एक फोर्स लगा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, इसको हम F1 कह देते हैं और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो 3 न्यूटन का है। एक फोर्स लगा इस डायरेक्शन में और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो F2 हमारे पास है 4 न्यूटन के, चले 4 न्यूटन कर देते हैं। हमें कहा गया कि भाई इस बॉडी पर नेट फोर्स भी कैलकुलेट करें और उसके बाद इसकी एक्सेलरेशन को भी फाइंड करके दिखाएं। सबसे पहले हम नेट फोर्स ढूंढेंगे और नेट फोर्स के बाद हम क्या ढूंढेंगे, इसकी एक्सेलरेशन ढूंढेंगे। देखें F1 और F2 के दरमियान में कितनी एंगल बन रही है, 90। तो 90 के लिए तो हम रिजल्टेंट कहाँ से बनाते हैं, सेंटर से बनाते हैं, जो हमने फोर्सेस का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, वेक्टर्स के केस में आपने पढ़ा था। तो ये आपके पास बना नेट फोर्स, ठीक है। अब नेट फोर्स में एक ट्राइंगल बनेगा, कैसे ट्राइंगल बनेगा, ये जो आपको फोर्स नजर आ रहा है ना, मैं इस फोर्स को हटाकर यहाँ पर ड्रॉ कर दूंगा ऐसे। अब ये एक ट्राइंगल बन गया, यहाँ पर कितना मैग्नीट्यूड 4 न्यूटन, ये 3 न्यूटन। अब ये ट्राइंगल में हम पैथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करते हैं, तो एफ नेट किसके बराबर हो जाएगा, एफ नेट बराबर हो जाएगा अंडर एटिकल फर्स्ट का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और सेकंड का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो गया। तो 9 + 16 कितना होगा 25, तो इट बिकम्स 5 न्यूटन। यानी नेट फोर्स कितना मिला आपको, 5 न्यूटन मिला। तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी किसकी तरफ होगा, नेट फोर्स की तरफ, याद रखिएगा। और अगर मुझे एक्सेलरेशन चाहिए तो एक्सेलरेशन किसके बराबर है, एफ नेट डिवाइडेड बाय मास, और एफ नेट की वैल्यू कितनी है 5 न्यूटन, और मास आपको कितना मिला 1 kg, ठीक है। 5 डिवाइड बाय 1 बिकम्स 5 न्यूटन पर किलोग्राम। अब ये यूनिट ध्यान में आ रहा है, न्यूटन पर किलोग्राम, वो जो मैंने पहले बताया आपको, ठीक है। तो न्यूटन पर किलोग्राम कहते हैं, आप इसको न्यूटन केजी इनवर्स कह सकते हैं। देखें मीटर पर सेकंड स्क्वायर या न्यूटन केजी इनवर्स एक ही बात है, दोनों एक्सेलरेशन के यूनिट है। अगर मैं न्यूटन को एक्सपेंड करूंगा तो वी गॉट द सेम रिजल्ट है। लेकिन चलें, मैं आपको वैसे भी फॉर्मेशन बता रहा था इस चीजों के, तो एक्सेलरेशन को आप ऐसे भी मेजर कर सकते हैं। याद रखिएगा, ये एमसीक्यूज आपको इसी नोट्स के अंदर मिलेगा, ठीक है। ये नोट्स के अंदर मैंने ये एमसीक्यूज बनाया हुआ है, तो आपको ये क्लियरली जो है वो एमसीक्यूज यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये एमसीक्यूज है जिसमें आपने नेट फोर्स में एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। इसका करेक्ट ऑप्शन है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसका जो डायरेक्शन बनेगा वो किसकी तरफ बनेगा, टुवर्ड्स एफ नेट। याद रखिएगा, जो नेट फोर्स का डायरेक्शन होगा वही एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा एक्सेलरेशन के डायरेक्शन को लेकर, या एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का डायरेक्शन रिलेशन क्या है, या एक्सेलरेशन और डेल्टा वी का रिलेशन क्या है। चलें, सो इसको हम मजीद आगे की तरफ लेके चलते हैं, देखते हैं आगे की तरफ हमारे पास कौन कौन सी पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है। हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा, एक्सपेंड करना चाहूंगा। देखिए, अच्छा, ये जो मैं पॉइंट्स एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ ये एमसीक्यू पॉइंट्स भी बन सकती हैं, तो थोड़ा इन चीजों को ध्यान में रखिएगा। भाई इसमें कह रहा है कि इफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज कांस्टेंट, देखिए वेलोसिटी एक तो वेक्टर क्वांटिटी है। जब मैं कह रहा हूँ ना कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो आप समझ जाएं कि मैं वेलोसिटी में दोनों चीजों की बात कर रहा हूँ। कौन सी दोनों चीजों की बात कर रहे हैं, एक हम बात कर रहे हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, और उसी के साथ ही साथ हम किसकी बात कर रहे हैं, डायरेक्शन की बात भी कर रहे हैं। तो जब मैं कहूँ ना वेलोसिटी इज कांस्टेंट, तो आप कहेंगे सर उसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होगा तो उसका डायरेक्शन भी कांस्टेंट होगा। जब दोनों कांस्टेंट होंगे, दोनों चेंज नहीं होंगे, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, जीरो। एक्सेलरेशन क्यों जीरो होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन वेलोसिटी के चेंज पर डिपेंडेंट है। तो अगर वेलोसिटी की चेंज आएगी तो चेंज किसी एक में भी आ सकती है या दोनों में आ सकती है, यानी हो सकता है कि मैग्नीट्यूड में चेंज हो या हो सकता है डायरेक्शन में चेंज हो। अगर चेंज आएगा तो एक्सेलरेशन होगी, अगर चेंज नहीं आएगा तो एक्सेलरेशन नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरी पॉइंट पे मैंने क्लियरली लिख लिया है कि जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो इसका क्या मतलब है कि वो कांस्टेंट बोथ में होगा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपने याद करना है। उसके बाद हमारे पास एक्सेलरेशन कम कब होगी, एक्सेलरेशन ज्यादा कब होगी, इस चीज को देख लेते हैं। मैं बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ, देखिएगा। अब मैंने जो है ना एक्सेलरेशन को कम करना है और एक्सेलरेशन को थोड़ा सा ज्यादा करना है। तो एक्सेलरेशन को कम कैसे करेंगे और एक्सेलरेशन को ज्यादा कैसे करेंगे, देखिएगा। वो एक्सेलरेशन का फार्मूला खुद बताएगा। अभी हमने एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या पढ़ा, हमने पढ़ा दैट इट इज डेल्टा वी डिवाइडेड बाय टी। देखें, ये जो डेल्टा वी है ये न्यूमरेटर में है, और ये जो टाइम है वो डिनोमिनेटर में। जो चीज न्यूमरेटर में होती है ना, उसके साथ चीजों का डायरेक्ट रिलेशन बनता है। डायरेक्ट रिलेशन का मतलब है एक को बढ़ाएंगे तो दूसरी बढ़ेगी। और जो डिनोमिनेटर में आता है ना, उसके साथ इनवर्स रिलेशन बनता है। अब अगर मैं आपको कहूं कि मुझे एक्सेलरेशन को बढ़ाना है तो मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, करेक्ट वन, सबसे पहले मुझे डेल्टा वी को बढ़ाना होगा, है ना। और टाइम को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। यानी कि अगर टाइम कम होगा और चेंज ऑफ वेलोसिटी ज्यादा आएगी तो एक्सेलरेशन ज्यादा हो जाएगी, ठीक है।
और अगर मैं कहूँ कि मुझे एक्सेलरेशन को कम करना है तो चेंज ऑफ वेलोसिटी को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, और टी को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो ऑटोमेटिकली एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो डेल्टा वी के साथ एक्सेलरेशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और टाइम के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर डेल्टा वी ज्यादा चेंज हो रहा है कम टाइम में तो एक्सेलरेशन ज्यादा, अगर डेल्टा वी कम चेंज हो रहा है ज्यादा टाइम में तो एक्सेलरेशन कम। तो ये थोड़ा सा रिलेशन आपने याद करना है इनके करेस्पॉन्डिंग। ये दो पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिखी हैं, तो आई होप कि आपके लिए ये चीज क्लियर होगी। मैं फिर भी यहाँ पर इवेल्युएट करके बता देता हूँ। कहता है कि इफ स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी टेक्स प्लेस, डेल्टा वी कम चेंज हो रहा है और डायरेक्शन क्या कर रहा है, उसको ड्यूरेशन ऑफ टाइम ज्यादा लग रहा है, तो एक्सीलरेशन क्या होगी, स्मॉल होगी। क्यों? क्योंकि देखिए वेलोसिटी की चेंज कम आ गई, डेल्टा वी कम तो एक्सीलरेशन कम, साथ में वक्त भी बढ़ रहा है तो अगेन एक्सीलरेशन फिर भी कम होने वाली है। इसी तरीके के साथ अगर वेलोसिटी में ज्यादा चेंज आएगा और कम टाइम लगे तो एक्सीलरेशन भी क्या बनेगी, ज्यादा बनेगी। तो ये आपको दो बड़े सिंपल से कॉन्सेप्ट याद करने के, भाई डेल्टा वी ज्यादा चेंज होगा कम टाइम में तो एक्सेलरेशन ज्यादा, अगर डेल्टा वी कम चेंज हो रहा है ज्यादा टाइम में तो एक्सेलरेशन कम, टाइम के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल और डेल्टा वी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, उसके बाद हम इसकी टाइप्स को डिस्कस नहीं कर रहे, ठीक है, टाइप्स बड़े फिर लंबे हो जाएंगे, लेकिन इसके टाइप्स थ्योरेटिकल हैं, आप खुद ब खुद जो है ना वो रीड आउट कर सकते हैं, कहीं से भी पढ़ सकते हैं, कॉन्सेप्ट एक ही है। भाई यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का क्या मतलब होगा, जैसे हमने यूनिफॉर्म वेलोसिटी पढ़ा था, हाँ इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ऐसे ही हमारे पास एवरेज होगा, ऐसे ही हमारे पास क्या होगा, इंस्टेंटेनियस भी बनेगा, एक ही बात है, इसमें कोई इतना डिफरेंस नहीं है। एक और एमसीक्यूज है जो अगेन सेट 2, आई थिंक एनटीएस में आया था नहीं आया था, लेकिन ये सेट 2 के साथ रिलेटेड है, और ये एमसीक्यूज आप देख लें, यहाँ पर है कि द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द एंड्स ऑफ 4 सक्सेसिव सेकंड्स, 4 सेकंड्स में उसकी जो स्पीड चेंज हो रही है वो कितनी हो रही है, 20 से 25, फिर 25 से 30, फिर 30 से 35। तो हमें क्या फाइंड करनी है, एक्सेलरेशन। देखिए एक्सेलरेशन क्या होती है, टोटल चेंज इन वेलोसिटी, पहले कितनी थी 20, बाद में कितनी हुई 35, तो ये हम मैं करूंगा 35 माइनस 20 डिवाइडेड बाय टाइम। देखिए पहला टाइम कितना लगेगा 1 to 2, फिर 2 to 3, फिर 3 to 4, ऐसे 20 से 25 एक, 25 से 30 वन, मतलब 20 से लेकर 25 तक 1 से 2, फिर 25 to 32 से 3, फिर 20, फिर 30 से 35, तो हमारे पास कितना बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा 4। तो फाइनल वाला 4 और इनिशियल वाला क्या बनेगा, 1 बनेगा। चलें देख लेते हैं, 35 माइनस 2 20, तो क्या आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा 15, है ना, और 4 माइनस 3 तो ये 3 आया, तो इसका आंसर आया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए टोटल ऑप्शन 5 है, लेकिन इनमें से यूनिट देख लीजिएगा, मीटर पर सेकंड ये नहीं बन सकता, ये भी नहीं बन सकता, और ये भी नहीं बन सकता, बिकॉज इट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर या मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, याद रखिएगा इसी चीज से। यानी 20 पर था तो 1 सेकंड, 25 पर 2 सेकंड, 30 पर 3 सेकंड, 35 पर 4 सेकंड। तो पहले 1 आखिर में 4, तो 4 माइनस 1 कर दिया। पहले में 20 स्पीड तो फाइनल वाले में 35, तो 35 माइनस 20 कर दिया। आई होप कि आपके लिए क्लियर होगा ये एमसीक्यू। ये आया था, ये कोई सेट 2 का एमसीक्यू था, तो मैंने यहाँ पर इन चीजों को क्लियर कर दिया। हाँ ये मिसकॉन्सेप्शंस हैं, उसके बाद हम हाँ इसको मजीद फिर एक्सप्लेन करते जाएंगे। ये छोटी सी मिसकॉन्सेप्शन है जो आपके लिए मैं दूर करना चाहूंगा। देखें बड़ा सिंपल सा है, मैं जल्दी में इसको फिनिश आउट कर देता हूँ, इतना डिफिकल्ट नहीं है। डियर व्यूअर्स देख ले, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि एक बंदा है जो पॉइंट ए से बी की तरफ गया, फिर बी से सी की तरफ गया। जब वो ए पर था तो उसकी 5 मीटर पर सेकंड रफ्तार थी, जब वो बी पर गया तो 10 मीटर पर सेकंड है, जब सी पर गया तो 20 मीटर पर सेकंड है। मुझे एक्सेलरेशन चाहिए फ्रॉम ए टू बी, फिर बी टू सी। तो एक्सेलरेशन क्या होती है, चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो बी पर कितनी हुई 10 और ए पर कितनी है 5, तो 10 माइनस 5 डिवाइड बाय 1, तो आंसर क्या आया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और फिर अगर मैं कहूं मतलब ये ए टू बी है, फिर मैं कह रहा हूं मुझे बी टू सी चाहिए, तो दूसरी एक्सेलरेशन बी से सी की तरफ है। सी पर कितनी स्पीड हो गई 20, और बी पर कितनी है 10, तो 20 माइनस 10 डिवाइड बाय 1, तो आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 20 नहीं बल्कि इसका आंसर 10 आना चाहिए, तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये थोड़ी सी मिस्टेकन है, इसको काइंडली करेक्ट करने, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन बड़ी भी है, देखिए पहले 5 थी, फिर कितनी हुई 10, और ये पॉजिटिव भी है। क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि वो एक्सेलरेशन को क्या करता है, वेलोसिटी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम आगे की तरफ मूव करते जा रहे हैं इस पॉइंट की तरफ। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर इसकी पहले स्पीड 5 मीटर पर सेकंड थी, फिर 20 हो गई, फिर 25 हो गई। तो पहले फ्रॉम ए टू बी मुझे चाहिए एक्सेलरेशन, फ्रॉम ए टू बी। तो ए टू बी, तो बी पर कितनी है 20, ए पर कितनी है 5,
तो 20 माइनस 5 करेंगे तो क्या आंसर आएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, फिर जब वो बी से सी की तरफ गया तो सी पर कितनी हो गई 25 और बी पर कितनी है 20, तो यहाँ पर आंसर आया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी पहले उसकी एक्सेलरेशन थी 15, उसके बाद हो गई 5, तो एक्सेलरेशन कम हो गई कि बढ़ गई? ऑब्वियसली डिक्रीजेस, यानी एक्सेलरेशन डिक्रीजिंग है लेकिन फिर भी पॉजिटिव है। पता है क्यों पॉजिटिव है? रीजन मुझे बता दें। ऑब्वियसली करेक्ट वन, क्योंकि VF इज ग्रेटर देन VI। भाई 25 ज्यादा है ना 20 से, 25 ज्यादा है ना 5 से, तो फाइनल ग्रेटर देन इनिशियल है। तो यही कॉन्सेप्ट था ना, ये बच्चे मिस कॉन्सेप्ट हो जाते हैं कि डिक्रीजिंग को नेगेटिव कर लेते हैं। नहीं भाई, डिक्रीजिंग नेगेटिव थोड़ी ना है। आपने नेगेटिव का कॉन्सेप्ट मैं ऊपर दे चुका हूँ। व्हेन VF इज लेस देन VI, जब VF लेस देन हो जाए ना VI के साथ, फिर हम एक्सेलरेशन को नेगेटिव की तरफ लेके जाते हैं, वरना नहीं लेके जाते। तो ये थोड़ी सी मिसकॉन्सेप्शन थी जो मैंने नोट डाउन की किन बच्चों के साथ, तो मैंने सोचा कि आपके साथ ये चीजें मैं क्लियर कर दूं। चलें मजीद इसी पॉइंट को डिस्कशन का आगे करते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ, ये एक एमसीक्यूज है, ये एक एमसीक्यूज है। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि एक गाड़ी है, ठीक है, गाड़ी है या कोई बॉल है या कोई भी चीज है, जिसकी इनिशियल रफ्तार कितनी है 5, जिसकी फाइनल कितनी है 10। चले मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपके लिए क्लियर हो जाए। हाँ अब ठीक है, आई होप कि अब आपके लिए क्लियर होगा। ओके, सो ये हमारे पास दो स्पीड है। ठीक है, किसी बॉल की पहले वाली कितनी है 5, बाद वाली कितनी हो गई 10, टाइम कितना लगा 2 सेकंड्स का। ठीक है, हमें क्या चाहिए? एक्सेलरेशन चाहिए। सही है, तो एक्सेलरेशन क्या होती है डियर व्यूवर्स, जल्दी बता दें। ऑब्वियसली VF माइनस VI डिवाइडेड बाय T, करेक्ट वन। तो VF कितनी थी, फाइनल कितनी हुई 10, इनिशियल कितनी है 5, टाइम लगा 1 सेकंड का, सॉरी 2 सेकंड का। तो आंसर आएगा 5 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर कितना आया 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो चलें ये भी 2.5 है, 2.5 है, 2.5 है, 2.5 है, लेकिन ये डायरेक्शन की बुनियाद पर अब होगा। देखें VF ग्रेटर हो गया VI से या नहीं हुआ? ऑब्वियसली हो गया। तो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा उसी डायरेक्शन में क्या होगी? एक्सेलरेशन होगी। वेलोसिटी का डायरेक्शन मैंने कौन सा दिया है? ईस्ट, तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी कौन सा होगा? ईस्ट की तरफ होगा। तो 2.5 एक्सेलरेशन होगी, लेकिन किस डायरेक्शन में बनेगी? ईस्ट की तरफ बनेगी। वो मैंने बताया ना कि पैरेलल हो जाएंगे दोनों सेम डायरेक्शन में। तो ऐसे आपने इन चीजों को जो है ना वो इवोल्यूएट करना है। चलें आगे की तरफ मूव करते हैं। अब नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं। हाँ एक ये एमसीक्यूज है, इस एमसीक्यूज को भी अब यहाँ पर देख लेते हैं। चलें भाई, इस एमसीक्यूज में कहता है कि इनिशियल रफ्तार 10 से फाइनल कितनी हो गई 5, टाइम लगा 2 सेकंड का, है ना। तो एक्सेलरेशन क्या होगी? एक्सेलरेशन क्या होती है मुझे जल्दी से बता दे। करेक्ट वन, VF माइनस VI। VF कितनी है 5, VI कितनी है -10 डिवाइडेड बाय टाइम 2 है। तो आंसर कितना आया आपके पास? आंसर आया -5, मतलब -2.5, है ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। भाई ये माइनस का क्या मतलब है? क्योंकि माइनस तो ऑप्शन में है ही नहीं। ऑब्वियसली डायरेक्शन चेंज हो गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर VF इज लेस देन VI है। समझ आ रहा है? अब वेलोसिटी कितनी थी? ईस्ट की तरफ, तो एक्सीलरेशन किसकी तरफ होगा? वेस्ट की तरफ। करेक्ट वन, तो बी ऑप्शन करेक्ट है इसका। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, डिफिकल्ट नहीं, यकीन माने बड़े सिंपल से एमसीक्यूज हैं। ठीक है, आपने सिर्फ एमसीक्यूज के कॉन्सेप्ट को पढ़ना है, समझना है, और उसके बाद आपने इसको आगे की तरफ इवाल्युएट करना। आई होप कि आपके लिए ये चीज क्लियर हो गई होगी। चलें मजीद आगे की तरफ डिस्कस कर लेते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। हाँ ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ, जो आपके कोर्स से थोड़ा सा मतलब एक्स्ट्रा है, लेकिन एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए ये भी एक बड़ा अच्छा तरीका है। ठीक है, ये एमसीक्यूज के साथ रिलेटेड मैंने पॉइंट यहाँ पर ऐड किए। देखिए हमें पता है कि भाई जो एक्सेलरेशन है वो किसके बराबर है? डेल्टा वी डिवाइडेड बाय टी, है ना। तो डेल्टा वी क्या होता है? डेल्टा वी होता है VF माइनस VI। ठीक है बेटा, अब VF माइनस VI को हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे? मैं इसके सामने प्लस दे दूं और मैं इसको ब्रैकेट में माइनस VI कर दूं। मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे लॉ ऑफ एडिशन यूज करना है, वेक्टर का लॉ। ठीक है, तो मैंने VF बीच में प्लस और ये मैंने माइनस VI कर दिया। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि if two vectors are added we must use the cosine law of addition, और ये आपके पास कोसाइन लॉ ऑफ एडिशन है जो आपको याद करना है। अब A का मतलब है पहला वेक्टर, B का मतलब है दूसरा वेक्टर, और cos ऑफ थीटा का क्या मतलब है? उनके बीच में एंगल। ठीक है, तो A मतलब पहला वेक्टर कौन सा था? VF, और B मतलब दूसरा वेक्टर कौन सा है? माइनस VI, VI नहीं माइनस VI। तो B की जगह पर VI पुट किया, लेकिन B की जगह पर VI कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? माइनस का बन जाएगा। तो ओवरऑल आपके पास फार्मूला क्या बना है इसका? आपके पास इसका ओवरऑल फार्मूला बना ये कि डेल्टा वी किसके बराबर हो गया? डेल्टा वी बराबर हो गया इस फार्मूला के करेस्पॉन्डिंग। मैं यहाँ से थोड़ा सा मजीद इसको एक्सप्लेन कर लेता हूँ, स्टेप वाइज आप देखिएगा। देखें डेल्टा वी रिजल्टेंट मतलब डेल्टा वी है दोनों का। ए स्क्वायर है तो मैं क्या करूंगा? VF का स्क्वायर कर दूंगा, प्लस बी स्क्वायर है तो मैं माइनस VI का स्क्वायर कर दूंगा।
प्लस 2ab था, तो a की जगह पर vf लिखूंगा, ये 2, और b की जगह पर माइनस vi लिखूंगा, और ये cos ऑफ थीटा बन जाएगा। तो डेल्टा v किसके बराबर होगा, vf स्क्वायर प्लस माइनस का vi स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस का vi स्क्वायर, ठीक है। और ये प्लस इंटू माइनस माइनस बन जाएगा 2vi vf एंड cos ऑफ थीटा। पहले vi लिखें vf लिखें कोई फर्क नहीं, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है, तो ये आपके लिए यहाँ पर क्लियर हुआ। यानी यहाँ पर रिजल्टेंट डेल्टा वी है, और डेल्टा वी इस तरीके के साथ हम डिटरमाइन कर लेते हैं। चलें इसके मुतालिक एक एमसीक्यूज कर लेते हैं, और इसका डायरेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ ये रहा एमसीक्यूज, और हम यहाँ से डायरेक्शन भी देख लेंगे, तो आपके लिए ये चीज क्लियर हो जाएगी। डियर व्यूवर्स, कह रहा है कि एक कार है या कोई भी चीज है जो मूव कर रही है विद इनिशियल स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड, आगे चल के उसकी फाइनल स्पीड कितनी होगी, 10 मीटर पर सेकंड, लेकिन डायरेक्शन देखना है। पहले वो ईस्ट की तरफ जा रही थी, तो बाद में किसकी तरफ जा रही है, नॉर्थ की तरफ। दोनों के बीच में जो एंगल बनेगी वो कितनी बनेगी, देख लें 90 की, है ना। तो कॉस की वैल्यू आपको मिल गई, और वी आई और वी एफ भी मिल गई। तो चलें टाइम वेस्ट नहीं करते, अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर इसको जो है वो मजीद सॉल्व करूंगा, देखिएगा आप कैसे मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास डेल्टा वी है, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, अंडर रेटिकल वी एफ स्क्वायर, तो वी एफ की जगह पर 10, और 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, प्लस वी आई स्क्वायर 5, उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, माइनस 2 वी एफ है, तो 2 की जगह पर क्या लिखूंगा 5, और वी एफ की जगह पर लिखेंगे 10। उसके बाद आपके पास क्या है, cos 90 का टर्म हम यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ cos 90, ठीक है। याद रखिएगा डियर व्यूवर्स, ये जो cos 90 है ये किसके बराबर है, ये 0 के बराबर है। cos 90 किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। अगर cos 90 0 के बराबर है, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ओवरऑल आंसर आपके पास क्या आया, ओवरऑल आंसर आपके पास आया डेल्टा वी इज इक्वल टू 100 प्लस 25, तो क्या बन जाएगा अंडर रेटिकल 25, ठीक है। अब एक्सेलरेशन चाहिए, तो एक्सेलरेशन क्या होती है, डेल्टा वी डिवाइडेड बाय टी, है ना। और डेल्टा वी कितना फाइंड किया आपने, डेल्टा वी फाइंड किया आपने अंडर रेटिकल 125 डिवाइड बाय टाइम कितना है, टाइम देखें 2 सेकंड का डिवाइड किया हुआ है, तो अंडर रेटिकल 125 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर बना पड़ा है, ये देख लें बी वाला। लेकिन लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज वो है डायरेक्शन, कि हमें इसका डायरेक्शन कैसे चाहिए, है ना। तो चले मैं अब इसका डायरेक्शन बनाना सिखाता हूँ। बड़ा इजी स्टेप समझाऊंगा, आराम से समझना है, लेकिन जब तक डायरेक्शन नहीं समझेंगे तब तक नहीं होने वाला। तो चले मैं यहाँ से इसको क्लियर ऑल रैंक्स कर देता हूँ। आई होप कि आपको इसकी सॉल्वेशन समझ आ गई होगी, आपने इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो चले मैं यहाँ पर इसको ही सॉल्व कर लेता हूँ ऊपर की तरफ। देखिएगा आप इसका डायरेक्शन कैसे बनाना है। भाई वी आई ईस्ट की तरफ है, तो पहले मैं डायरेक्शन बना देता हूँ। ये डायरेक्शन है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो पहले मैं ईस्ट की तरफ वी आई बना देता हूँ। ये मैंने वी आई बनाया ईस्ट की तरफ। चलें इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ ताकि ये क्लियर हो जाए, ये ठीक है। अब ये रहा वी आई, ओके। और वी एफ क्या है, नॉर्थ की तरफ, तो ये ऊपर की तरफ बना, ये बना क्या नॉर्थ की तरफ वी एफ, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात, बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट। भाई जब मैंने डेल्टा वी देखा था, तो डेल्टा वी मैंने आपको ऐसे लिखवाया था, वी एफ प्लस माइनस वी आई लिखवाया था ना। तो माइनस वी आई और ये वी आई है, हमें फार्मूले के हिसाब से माइनस वी आई पुट करना है, वी आई पुट नहीं करना। तो माइनस वी आई कैसे होगा, देखें वी आई अगर ईस्ट की तरफ है, तो माइनस वी आई कौन सी तरफ होगा, वेस्ट की तरफ, उसके अपोजिट। तो ये बना माइनस वी आई, भाई मुझे वी आई नहीं चाहिए, मुझे माइनस वी आई चाहिए। तो ये रहा माइनस वी आई। और वी एफ किसकी तरफ था, नॉर्थ की तरफ, तो ये नॉर्थ की तरफ बन गया, देख लेंगे ये रहा वी एफ। और अब रिजल्टेंट कैसे ढूंढते हैं, रिजल्टेंट ऐसे हम ढूंढते हैं, ये वाला। ये रिजल्टेंट क्या है इसका, डेल्टा वी। अब डेल्टा वी का डायरेक्शन कौन सा है, वेस्ट ऑफ नॉर्थ, ना कि ईस्ट ऑफ नॉर्थ। देखिए मैं इसको एक मरतबा और एक्सप्लेन करता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर वी आई यहाँ पर बना तो इसका डायरेक्शन उस साइड कैसे बना। भाई मैंने फार्मूला में माइनस वी आई पुट किया है, प्लस वी आई पुट नहीं किया। मैंने फार्मूला में क्या पुट किया है, माइनस वी आई, क्योंकि मुझे वेक्टर की एडिशन ही सॉल्व करनी है, लेकिन एक माइनस वी आई के हिसाब से। तभी मैंने यहाँ पर प्लस किया था, मैंने यहाँ पर माइनस पुट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस वी आई का मतलब क्या है कि उसका डायरेक्शन रिवर्स कर दें, अगर वो ईस्ट की तरफ है तो माइनस वी आई किसकी तरफ बनेगा, वेस्ट की तरफ। लेकिन जो वी एफ है वो तो नॉर्थ की तरफ है, तो मैंने इसको नॉर्थ की तरफ बना दिया। तो डेल्टा वी क्या होगा, हेड टू हेड, टेल टू टेल, दोनों को ऐड कर देंगे तो आपको डेल्टा वी का आंसर मिल जाएगा। तो डेल्टा वी कहां पर बना, वेस्ट ऑफ नॉर्थ। तो यहां पर मैं देख लेता हूं इसके ऑप्शन में क्या है। हाँ ये देख लें, ये है, अच्छा ये बनेगा वेस्ट ऑफ नॉर्थ, वेस्ट ऑफ नॉर्थ बनेगा। यहाँ पर साउथ गलती से मैंने लिखा है,
हाँ, ये वेस्ट ऑफ नॉर्थ ही बनेगा। चले मैं इसको करेक्ट कर लेता हूँ, ये साउथ नहीं बल्कि नॉर्थ बनेगा, तो ये वेस्ट ऑफ नॉर्थ बनेगा, इस चीज को याद रखिएगा। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, इसका बेसिक लॉजिक। लेकिन फिर भी जो है ना, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे देता हूँ, विद इन 10 सेकेंड्स का टाइम दे देता हूँ। अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो काइंडली क्लियर कर लें। चलें भाई, तो ये हमारे पास आई होप कि आपके लिए क्लियर हो गया होगा, ये नॉर्थ ऑफ वेस्ट है, ठीक है, याद रखिएगा, नॉर्थ ऑफ साउथ नहीं है। तो ये हमारे पास यहाँ पर क्लियर हुआ अबाउट एक्सेलरेशन, कि एक्सेलरेशन क्या है और हम इनको किस तरीके के साथ रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये एक एमसीक्यूज है, सही है, ये एक एमसीक्यूज आपके लिए होमवर्क कर लेते हैं, सही है। आपने इसको सॉल्व करना है, ये एमसीक्यूज है, आपने इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। और आप मुझे जो है ना कल इसका आंसर बताएंगे कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, सही है। बड़ा सिंपल सा एमसीक्यू, इतना डिफिकल्ट नहीं है। इसमें कहता है कि बॉल को हमने थ्रो किया वर्टिकली अपवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 98 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अगर उसको 10 सेकंड लग रहे हैं हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने में, तो वहां पर उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी बॉल, व्हाट वुड बी द एक्सेलरेशन ऑफ बॉल। भाई ये एमसीक्यूज है, इस एमसीक्यूज का आपने करेक्ट ऑप्शन बताना है, कल बताना है, ठीक है। और अगर कोई वीडियो देख रहा है तो वो काइंडली कमेंट सेक्शन में भी जो है इसका करेक्ट आंसर बता सकता है, वरना मैं ये जो है वो पेज भी शेयर करूंगा अपने फेसबुक पेज पर, ये नोट्स वगैरह, तो आप वहां से भी इस चीज को जो है ना वो समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। चलें, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, अब हम लास्ट पॉइंट की तरफ जाएंगे एक्सेलरेशन की, दैट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये एक लास्ट वाला एमसीक्यूज रह गया, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ रिलेटेड है। तो मैं जो है वो व्हाइट बोर्ड की स्क्रीन आपके सामने शेयर करूंगा, और इस चीज को मैं यहाँ से थोड़ा सा क्लियर ऑल रैंक्स करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीटी ग्राफ के अंदर। भाई हमने कल जो पढ़ा था वो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के रिलेशन पढ़े थे, कि डीटी ग्राफ कैसे बन सकता है, ग्राफ इन्फिनिटी कब बनता है, जीरो कब बनता है, ये कल मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। मजीद हम इसको ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, स्लोप कहाँ पर पॉजिटिव बनेगा, कहाँ पर नेगेटिव बनेगा, वो आप जो है जिस बच्चों ने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी उसको एक मरतबा देख लें, ताकि वो सारी चीजें आपके लिए क्लियर हो जाए। डियर व्यूअर्स, आज हमने जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़नी है, वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है दो चीजों के दरमियान में। और वो कौन सी दो चीजों हैं, एक हमारे पास है वेलोसिटी, दूसरा हमारे पास क्या है, टाइम, ठीक है। तो हम जो वर्टिकल एक्सिस में रखेंगे, वो वर्टिकल एक्सिस में हम क्या रखेंगे, वेलोसिटी को, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस में हम क्या रखेंगे, टाइम को रखेंगे। देखिए हॉरिजॉन्टल एक्सिस में टाइम को क्यों रख रहे हैं, बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अभी इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है इसको मजीद में नहीं एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि ये एंट्री टेस्ट लेक्चर्स है, तो मुझे जो है ना वो मेजर मेजर पॉइंट्स ही डिस्कस करनी है। अब वीटी ग्राफ के अंदर हम कुछ पॉइंट्स को बना देते हैं, हमारे पास एक ग्राफ ऐसा बनेगा, ठीक है। उसके बाद वीटी मतलब ग्राफ वही है, लेकिन हम कुछ ऐसे ग्राफ बना देते हैं। आप मुझे जल्दी से इसका स्लोप बनाते जाएंगे, लेकिन मैं पहले इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो हमारे पास एक ये वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम मजीद जो है वो इसको कुछ ऐसे बना देते हैं, है ना। और लास्ट हमारे पास जो स्लोप बनेगा, इसको मैं ऊपर बना देता हूँ यहाँ पर। चलें चलें, आप यहाँ पर मुझे एक्सप्लेन करते बताएं इनका आंसर क्या आएगा, इनके स्लोप क्या बनेंगे। हाँ भाई, इसका स्लोप क्या होगा, व्हाट वुड बी इट्स स्लोप। ऑब्वियसली इसका स्लोप जीरो बनेगा। अब सुने, वेलोसिटी टाइम का स्लोप क्या है, कल हमने पढ़ा था कि स्लोप होता है राइज डिवाइडेड बाय रन। कितना ऊपर गया, कितना सीधा भागा। अब कितना ऊपर जाएगा, दैट इज डेल्टा वी, चेंज इन वेलोसिटी। कितना सीधा भागेगा, देखें टाइम है, तो यहाँ पर डेल्टा वी पुट करूंगा, डेल्टा टी। तो डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी किसके बराबर हमने किया, एक्सेलरेशन के। यानी कि जो स्लोप होता है ना वीटी ग्राफ का, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। भाई जो वीटी ग्राफ का स्लोप है ना, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, वो किसको शो करता है, इट शोज एक्सेलरेशन, शोज एक्सेलरेशन। जो वीटी ग्राफ का स्लोप है वो किसको शो करेगा, एक्सेलरेशन को शो करेगा। तो इस केस में स्लोप जीरो है, इसका क्या मतलब है, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, जीरो, ठीक है। वेलोसिटी जीरो नहीं है, वेलोसिटी यहाँ पर कांस्टेंट है। मैंने बताया ना कि एक्सेलरेशन कब जीरो होगी, जब वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। चलें जल्दी से बता दें, इसका स्लोप क्या बनेगा, ऑब्वियसली इन्फिनिटी, करेक्ट वन। इसका स्लोप इन्फिनिटी बनेगा, यानी इसकी एक्सेलरेशन क्या बनेगी, इन्फिनिटी बनेगी। अच्छा इसका स्लोप क्या बनेगा, कल हमने पढ़ा था, कांस्टेंट, करेक्ट वन बेटा। इसके इसके इसका जो स्लोप बनेगा वो कांस्टेंट बनेगा। इसका क्या मतलब है कि इसकी एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। अब सवाल यह है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट कैसे बनेगी। एक्सेलरेशन तब कांस्टेंट बनती है जब डेल्टा वी,
मतलब चेंज इन वेलोसिटी में इक्वल चेंज आता है। डेल्टा वी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, यानी वेलोसिटी में इक्वल चेंज आना चाहिए। तो अगर डेल्टा वी कांस्टेंट है तो आप समझ जाएं विद रिस्पेक्ट टू इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो आप समझ जाएं एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। और अगर ऐसा बन रहा है तो इसको हम क्या कहते हैं कि स्लोप क्या हो रहा है, इंक्रीजेस, करेक्ट। तो ये वेरिएबल है और ये इंक्रीज होता जाएगा, ये स्लोप क्या होता जाएगा, इंक्रीज। बाकी हम एंगल को देखकर पहचानेंगे कि स्लोप पॉजिटिव कहां पर है और हम नेगेटिव किस तरीके के साथ इसको रिलेट कर सकते हैं। तो वीटी ग्राफ का जो स्लोप होगा वो किसको शो करेगा, एक्सेलरेशन को शो करेगा, याद रखिएगा काइंडली। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी ये चीज। चलें, उसके बाद हम थोड़ा सा और मजीद इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं, ठीक है। हम बात करेंगे एरिया अंडर वीटी ग्राफ की। ये तो मैंने स्लोप के बारे में आपको समझाया, ठीक है। अगर आप में से कोई इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा, एक और ग्राफ भी रह गया, तो चले मैं ऊपर से जो है वो एमसीक्यूज ये हटा देता हूँ। ये जो मैंने पॉइंट लिखी थी यहाँ पर, इसको हटा देता हूँ। यहाँ पर मैं इसका 5वां ग्राफ बना देता हूँ और उसका आंसर भी मुझे बता दें कि अगर ग्राफ ऐसा बन जाए, मतलब नीचे की तरफ बन जाएगा तो क्या होगा। ऑब्वियसली इसका वेरिएबल होगा लेकिन स्लोप क्या बन जाएगा, डिक्रीजिंग फैक्टर में चला जाएगा। चलें, इसको स्लोप डिक्रीजिंग में चला जाएगा, ये इंक्रीजिंग में है और ये डिक्रीजिंग में है और दोनों वेरिएबल है। तो जब मैं स्लोप की बात कर रहा हूँ तो मतलब मैं एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूँ, और जब मैं dt का स्लोप बात करूँ, dt का स्लोप, तो इट मींस इट इज वेलोसिटी। तो हम किसकी बात करते हैं, वेलोसिटी की बात करते हैं। चलें, उसके बाद मैं आखिरी पॉइंट डिस्कस करूंगा। फिर जो है कल हमारा डिस्कशन होगा इन ग्राफिकल एमसीक्यूज के ऊपर, ठीक है। मतलब हम डीटी ग्राफ के एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे, और मैंने वैसे हमने कल डिस्कस किए थे लेकिन मैं उसको मजीद भी एक्सप्लेन करूंगा। और इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ के जो स्लोप होंगे उनको भी हम मजीद फिर कल डिस्कस करेंगे। लेकिन इसी टॉपिक के अंदर मैं आखिरी पॉइंट ऐड करना चाहूंगा स्लोप से हटकर, और वो हमारी पॉइंट होगी दैट इज एरिया अंडर वीटी ग्राफ। तो चले मैं इसकी चीज को यहाँ से इरेज कर लेता हूँ। आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा। लेकिन फिर भी जैसे मैं प्रीवियसली कहता रहा हूँ कि अगर आपको जो है वो इसके नोट्स चाहिए तो मेरे फेसबुक पेज पर अवेलेबल हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप जाके फेसबुक पेज को लाइक करें या कुछ करें, नहीं भाई। आपने अगर डाउनलोड करने हैं तो आप वहां से कर सकते हैं, वरना आप मुझे 1-2 दिन देंगे तो मैं गूगल क्लासरूम जो है वो अपना बना के मैं वहां पर शेयर करता जाऊंगा। चलें, पहले हमने स्लोप की बात की और अब हम किसकी बात करेंगे, एरिया अंडर वीटी ग्राफ। एरिया अंडर वीटी ग्राफ, तो ये हमारे पास है एरिया अंडर वीटी ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होगा वो किसको शो करेगा, ठीक है। बड़ा सिंपल सा एक एमसीक्यूज भी बनता है कि भाई वीटी ग्राफ का एरिया क्या है। तो चले मैं यहाँ पर इसको डिस्कस कर लेता हूँ। डियर व्यूवर्स, हमारे पास ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, ठीक है। अब अगर मैं आपको कहूँ कि मुझे कुछ ऐसा टर्म चाहिए जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट हो, ठीक है। तो वेलोसिटी कांस्टेंट के लिए हम क्या करते हैं, वेलोसिटी कांस्टेंट के लिए हम एक सीधी सी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। इसका मतलब समझिए कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं कहूँ कि मुझे इसको क्लोज्ड पाथ में बनाना है तो क्लोज्ड पाथ में हम यहाँ से एक और लाइन ड्रॉ करते हैं, सही है। अब ये जो आपको ये वर्टिकल लाइन नजर आ रही है वेलोसिटी को शो कर रही है, और ये जो लाइन नजर आ रही है ये टाइम को शो कर रही है। इसके सामने वाली भी किसको शो कर रही है, टाइम वाले को। इसके सामने वाली भी किसको शो कर रही है, वेलोसिटी को शो कर रही है। अब मैं कह रहा हूँ कि मुझे इसका क्या चाहिए, मुझे चाहिए इसका एरिया। ये एक स्क्वायर टाइप की फॉर्मेशन बन गई। तो एरिया ढूंढने का फार्मूला क्या होता है किसी भी स्क्वायर के लिए, जल्दी से बता दें। शाबाश, लेंथ इनटू हाइट या लेंथ इनटू विड्थ भी आप कर सकते हैं, जो आप कहें। तो लेंथ में हम v को रख लेते हैं, है ना। और हाइट में जो है हम चले वी टू टी रखें या टी टू वी रखें, कोई फर्क नहीं है, मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है। तो मैं इसको v इंटू टी कर देता हूँ, सही। इसको हाइट कर देते हैं और इसको हम लेंथ कर लेते हैं। चले, ज्यादा कंफ्यूज ना हो आप, मैं इसको हाइट कर देता हूँ, इसको लेंथ कर लेता हूँ, v इंटू टी। अब vt हमने कल पढ़ा था, vt किसके बराबर है, डिस्टेंस के बराबर है, करेक्ट वन। यानी vt का जो एरिया होगा वो किसको शो करेगा, डिस्टेंस को शो करेगा, ठीक है। वैसे भी आप देखेंगे डिस्टेंस को क्यों शो करेगा, क्योंकि स्पीड का यूनिट क्या पढ़ा था आपने, मीटर पर सेकंड, और टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड। तो सेकंड सेकंड कैंसिल, जवाब क्या आएगा, मीटर। और मीटर किसका यूनिट है, डिस्टेंस का यूनिट है। तो वीटी ग्राफ जब आप पढ़ेंगे तो उसका जो एरिया होगा वो किसको शो करेगा, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। अगर वेलोसिटी है तो डिस्प्लेसमेंट कह दें, अगर स्पीड है तो डिस्टेंस कह दें। वैसे भी लीनियर मोशन में दोनों एक ही बात है, आप कोई भी टर्म इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, ठीक है। अब एक ग्राफ ऐसे बनेगा एमसीक्यूज की बुनियाद पर, और दूसरा ग्राफ कैसे बनेगा, दूसरा ग्राफ ऐसे बनेगा। यानी अगर वैसे कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात करें तो यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे यहाँ से ऐसे। अब इस फिगर को और इस फिगर को कंपेयर करें तो इस फिगर में एक ट्राइंगल है, इस फिगर में एक स्क्वायर था। तो स्क्वायर को हम ट्राइंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं, स्क्वायर को हम ट्राइंगल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, देखें। ये मैं आधी लाइन यहाँ से हटा दूंगा तो ये ट्राइंगल बन गया। तो मतलब क्या हुआ कि इसका एरिया उसका क्या बन जाएगा, आधा बन जाएगा, जाहिर सी बात है।
तो यहाँ पर इसका मैं आधा कर लेता हूँ, तो यहाँ पर बनेगा इसका आधा कौन सा, 1/v/t, ये चीज। तो पहले v/t था, अब 1/v/t। तो इसी तरीके के साथ आपने इन चीजों को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, समझना है इन चीजों को कि वीटी का जो एरिया होगा वो किसको शो करेगा। इन चीजों को आपने क्या करना है, रिलेट करना है इनके साथ। तो ये दो एमसीक्यूज पॉइंट याद कीजिएगा कि जो वीटी का स्लोप होगा वो एक्सेलरेशन को शो करेगा, और वीटी का जो एरिया होगा वो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को शो करेगा। बाकी उसके बाद जो कल है हम इसके ऊपर मजीद एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, ठीक है। पास पेपर्स जो हैं वो भी मेरे पास पड़े हैं, तो वहां से भी हम इनको डिस्कस करते जाएंगे। आई होप अब तक आपको ये एक्सेलरेशन के टर्म्स जो है वो क्लियर हो गए होंगे। उसके बाद कल जो है हमें इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में भी पढ़ना है। तो इसी तरीके के साथ आगे अपनी मेहनत को कंटिन्यू करें। कल फिर हम जो है ना मजीद इनको आगे की तरफ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।